नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की खूबसूरत सी क्लास में। आज हम देखेंगे कि औपनिवेशिक में औद्योगिकरण, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था औद्योगिकरण का युग, जिसमें पार्ट 1 हम बता दिए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2, यह जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। और हम देखेंगे कि इसमें औपनिवेशियों में औद्योगिकरण और उपनिवेश हम जनरली देखेंगे तो कहाँ का बात करेंगे, तो भारत का बात करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटेन का दबदबा था वो भारत पर ही था। और कई कंट्री में ऐसा था, लेकिन भारत पर भी था। तो हम अपने देश के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल देखेंगे। पहले समझिए कि जब भारतीय कपड़े का युग चल रहा था, यानी सूती वस्त्र और रेशम, इसका पूरा दुनिया में दबदबा था। बेसिकली बोले तो विश्व बाजार में इसका पूरा दबदबा बना हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे औपनिवेशिकों का जब शासन आता है तो उन लोग चाहते हैं कि हम कैसे उसको अपने अंडर में ले लें। तो फिर ऐसे कई कारखानों का गठन करते हैं, कारखाने लगाते हैं। हालांकि उन कारखानों में भारतीय लोगों का भी दबदबा था, भारतीय लोग भी कारखाना लगाए। अब भारतीय लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो कारखाना लगाए। तो जब हम बात करते हैं कि जब चीन से व्यापार हुआ करता था, जब यहाँ से हम अफीम और कई ऐसे चीज़ों को चीन में जब निर्यात करते थे, तो वहाँ से भी हम पैसा भारतीय लोग थे, वहाँ से भी पैसा कमाए। और उस पैसे से क्या किए, लोग अपने भारत में कारखाने लगाए। और जब औद्योगिकरण आया, यानी मशीन कारखाने लगाना स्टार्ट किए, तब विश्व बाजार में इन्हें बैन करने की कोशिश करने लगी। मतलब वहाँ पे जो ब्रिटेन और कई ऐसे कंट्री हैं, पुर्तगाल, ब्रिटेन, और मतलब ऐसे जो यहाँ पे दबदबा बनाए हुए थे, तो इन्होंने चाहा कि अगर ये लोग भी साथ साथ में रहेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनके टक्कर का नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमारा यह गांव ही था और वो यहाँ पर आए हुए थे, हमारा यहाँ ज़्यादा दबदबा रहता। तो जिस कारण से क्या होता है कि बैन लगा दिया जाता है। तो उसमें कई भी जितने सारे समस्याएं उत्पन्न हुई वो हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारतीय कपड़े का युग। तो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशम और सूती उत्पादों का दबदबा बना हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हुआ उसमें रेशम और सूती का दबदबा बना हुआ था, जिसमें उच्च कीमत का कपड़ा भारत में आर्म नियमित और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, देखिए पंजाब से कहाँ लेकर जाता था, अफगानिस्तान लेकर जाता था। पूर्वी फारस और मध्य एशिया कर लेकर जाते थे। जो उधर वाले व्यापारी थे वो यहाँ से लेकर के कपड़े को जाते थे। और इसका बहुत बड़ा, यानी विश्व बाजार में बहुत बड़ा डिमांड था। ऐसा क्यों था, जो हमारे यहाँ के सूती वस्त्र थे यानी कपास थे, उसका पतले धागे होते थे और पतले धागों का उधर बहुत ज़्यादा डिमांड था। सूती यानी सूरत, सबसे पहले हम देखेंगे सूरत क्या है। सूरत और हुगली, सूरत और हुगली में मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। यानी ये जो बंदरगाह थे, जैसे मछलीपट्टनम होगा, मछलीपट्टनम, ये जो है ये क्या हो गए, ये प्रमुख बंदरगाह थे जहां से क्या लेगा जाता था, मतलब कपड़ों को निर्यात किया जाता था। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार में नेटवर्क में भी शामिल थे। यानी जो व्यापार का जो नेटवर्क बना हुआ था, इसमें भारतीय व्यापार भी शामिल थे और कई बैंकर भी शामिल इसमें थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापार तथा व्यापारी इसमें क्या थे, शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, यानी आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। आपूर्ति सौदागर क्या थे, इसमें बेसिकली दो तरह के व्यापारी हुआ करते थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। यानी आपूर्ति सौदागर क्या करते थे, उसे बनाते थे, यानी वहाँ तक पहुँचाते थे उसको, यानी कमी नहीं होने देते, पूर्ति करते थे। और निर्यात व्यापारी यानी यहाँ से लेकर के क्या करते थे, बेचते थे, बाहर में विश्व बाजार में बेचते थे। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर में माल खरीद लेते थे। देखिए जब भी कोई ऐसी वस्तु को आप देखे होंगे, जब बाजार में जाते हैं तो सभी वस्तुओं में मोल भाव होता है। उस समय भी क्या होता था कि बंदरगाहों में मोल भाव होता था और जो ज़्यादा दाम देता था उसे हम लोग क्या करते थे, बेच देते थे। अब जब बात आती है कि मशीन उद्योग के बाद का युग क्या होता है, जब मशीन लगता है कहाँ पर, भारत में, तो उसके बाद का युग मतलब उसके बाद में क्या होता है और बाद का युग कैसा था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हम बेसिकली बात करेंगे तो मशीन उद्योग के बाद का युग,
अब इसमें हम बात करेंगे तो यह जो होगा 1780 के बाद का समय होगा, यानी 1780 के बाद ही क्या लगते हैं, यानी भारत में मशीन लगते हैं। अब 1750 के दशक में भारतीय सौदागर नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। जो 1750 था, यानी 1750 में जो भारतीय सौदागर थे उनका नियंत्रण क्या होने लगा, टूटने लगा। बात क्या आती है 1750 की, जब 1750 में जो भारतीय सौदागर थे, यानी यहाँ से जो सामान लेकर के बेचते थे, विश्व बाजार में बेचते थे या कोई निर्यात व्यापारी को बेचते थे, उनका नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। यूरोप में जब यहाँ से भारतीय सौदागर का जब यानी नेटवर्क टूटने लगा तो यूरोपीय जो कंपनियां था उस यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे। देखिए एक समय में जब सूरत और हुगली का भी जस्ट हम बात किए थे, और मछलीपट्टनम, ये ऐसे बंदरगाह थे जिसका बहुत भीड़ हुआ करता था, लेकिन ये पुराने बंदरगाह, और एक समय में इसका क्या होता है, इसका मतलब आयात जो होता है, और यहाँ का कमज़ोर जो हुगली और सूरत बंदरगाह था ये कमज़ोर होने लगता है। बम्बई यानी मुंबई, बम्बई पहले हुआ करता था जिसका मुंबई का पुराना नाम क्या था, बम्बई, और कलकत्ता, बम्बई और कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में आए, और इनका इतना तेजी से विस्तार हो रहा था, बहुत तेजी से इसका मतलब विस्तार हो रहा था। व्यापार यूरोपीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। देखिए जो व्यापार होता था वहाँ पे यूरोपीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित हो रहा था, और यूरोप के ही जहाज़ों के द्वारा यहाँ से लेगा जाता था और विश्व बाजार में बेच दिया जाता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं आया। जब शुरुआती दौर पे थोड़ी तुरंत कमी आ जाएगा तो कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे दर्ज करेंगे कि विश्व बाजार में कपड़ा जो व्यापार थे यहाँ का बहुत ज़्यादा कम हो गया, और फिर वैसे हम लोग निर्यात करने लगे जो अंग्रेज लोगों को, ब्रिटेन वालों को चाहिए, जैसे नील हो गया, इस तरह से क्या उन्हें चाहिए। अब 18वीं सदी में यूरोप में भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। 18वीं सदी बात करते हैं, 18वीं सदी में 18वीं सदी में जो यूरोप के बाजार थे उसमें भारतीय कपड़ों की इतना ज़्यादा मांग होता है कि यूरोप वाले जो कंपनियां सोचते हैं कि ये ज़्यादा इतना मांग बढ़ रहा है तो हम क्यों ना इसी को नियंत्रण करते हैं, और फिर इसमें हमारे यानी भारत में आकर के दबदबा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों पर क्या हुआ, जो बुनकर थे यानी जो बीनते थे कपड़ा, उन पर क्या असर पड़ा। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो कपड़े जो बुनते थे उनमें क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके बारे में समझिए। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे। जब ईस्ट इंडिया जब तक नहीं आई थी तब तक यहाँ के जो बुनकर थे ना वो उनका स्थिति बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है और बुनकरों को कर्ज दे करके बोलती है काम करो, और बुनकर भी ऐसे लोग थे यानी बुनकर के पास छोटे छोटे पट्टा वाला ज़मीन थे और वो भाड़े पे लगा करके कम्प्लीटली डिपेंड किस पे हो जाते हैं, तो बुनकर में यानी कपड़ा बनाने में डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दौर आता है जब उस समय बुनकर कम्प्लीटली ये सब कपड़ा बिनना छोड़ करके और फिर से खेती बाड़ी में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यूरोपीय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी तो बुनकरों को नियंत्रण करने के लिए कर्मचारी लाया था, और उस कर्मचारी का नाम हुआ करता था गुमासत, यानी क्या नाम था, गुमासता नाम था। यानी उस समय इस कर्मचारी को गुमासता नाम हुआ करता था, और यह कर्मचारी जो है कि उसमें नियंत्रण करता था, और अगर बुनकर समय पे इसे अगर कपड़ा नहीं देते थे तो उन्हें मारता था, यानी दंड देता था, दंड के तौर पे मारता था, कोड़ा लगाता था। इस प्रकार से यह क्या देता है, दंड देता था। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बुनकरों की स्थिति कैसी रही। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आया तो उसके बारे में हम चर्चा किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले पूर्व यानी जो बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे। यानी उस समय जो उसका उत्पाद था उस खरीदने वाले बहुत क्या थे, बहुत उत्पादक थे, यानी उत्पाद खरीदने वाले बहुत लोगों की कमी नहीं थी।
तथा इसके बाद क्या होता है, मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाला व्यक्ति ही क्या करता था, उसमें उनसे कपड़ा खरीद लेता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति क्या होती है उसके बारे में समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद, जब 1760 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित हो जाती है, उसके बाद हम उसकी स्थिति को समझते हैं। 1760 के बाद यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया उस समय तक एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था। यानी एक तरह से उसका एक मतलब एक अधिकार हो गया था। एक अधिकार के मतलब समझिए, एकाधिकार एकाधिकार हो गया था। एकाधिकार के मतलब क्या है कि वो लोग अगर कपड़ा बना रहे हैं तो वो किसी के साथ मोल भाव करके बेच नहीं सकते थे। वो कपड़ा जो बनाए हुए थे उस कपड़ा को किसी के साथ बेच नहीं सकते थे, और किसी को यानी कपड़ा, यह जो कपड़ा है इसका वो मोल भाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें कर्जा देता है, और कर्जा देने के बाद क्या होता है कि कर्जा से वो लोग काम करते हैं। और बताया ना कि जो यानी गुमास्ता क्या करता है, इसमें पूरा तरह नियंत्रण कर लेता है। और गुमास्ता क्या करता है, जो अगर ये जो बुनकर थे, अगर ये टाइम पे अगर उन्हें कपड़ा बुन करके नहीं बिन करके नहीं देते थे तो उन्हें मन भर एकदम पीटता था। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों का दलालों से को खत्म करने के बुनकरों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। यानी वो दलाल को क्या करते, वो दलाल को नहीं बेच सकते थे। वो जब भी देते तो किसको देते, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कपड़ा बेचते थे। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने में बंद कर दिया गया, यानी पाबंदी लगा दी गई। यानी अन्य बुनकर के साथ क्या करते, वो कपड़ा नहीं बेच सकते। बुनकरों पर जो निगरानी करने के लिए गुमास्ता नाम का अधिकारी क्या करता था, गुमास्ता नाम के अधिकारी का क्या करता है, उन लोग नियुक्ति करते हैं। और यह एक वेतन पर नियुक्त, यानी इसको क्या दिया जाता था, एक सैलरी दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। बुनकरों व गुमशुदा के बीच अक्सर टकराव होते रहते थे, जिसका कारण यह था कि जो गुमशुदा थे या हमारे लोगों के बीच में से नहीं आए थे, या यूरोप से यानी ब्रिटेन से ही आए थे। तो ब्रिटेन से अगर आप सपोज दैट ऐसे मानिए कि आपको ब्रिटेन में भेज दिया जाता है और वहाँ के मजदूर से आपको काम लेने को बोल दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर वो मजदूर काम टाइम पे अगर नहीं देते हैं करके तो आप उन्हें पीटिएगा, यानी टॉर्चर कीजिएगा। जिस प्रकार से टॉर्चर करके उन्हें जितना उत्पादन निकाला जाए, आप जितना भी टॉर्चर करेंगे अधिक टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार जो गुमशुदा था और जो बुनकर थे उनके बीच में हमेशा टकराव होते रहते थे। कारण था कि ये उन्हें पीटते थे। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमती वस्तुएं कम हो गई। जो कीमत वाली थी वस्तुएं क्या हो जाती है, कब जो कीमत था, यानी बुनकर का एक कीमत हुआ करता था कि आप जैसे देखिए पहले जो दलाल होते थे, यानी एकाधिकार लग जाता है। जो दलाल थे वो क्या करते थे कि उन्हें देते थे। दलाल जो अधिक बोली बोलता था, जैसे सपोज दैट कोई बोल रहा है 10 रुपये में हम कर देंगे, कोई बोल रहा है 20 रुपये में कर देंगे, कोई बोल दिया 50 रुपये में कर देते, जो 50 बोला उसको बेच दिया जाता था। लेकिन जैसे ही यह ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आते हैं तो वो दलालों से भी छुटकारा हो जाता है और उन्हें जो मिनिमम कीमत में बेचना पड़ता है। हम बात करेंगे भारत में मैनचेस्टर का आना कैसे होता है। भारत में मैनचेस्टर का आना किस प्रकार होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक बार रिवर्स करके फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यह कहते हैं कि अभी हम लोग पूरा को शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी का बुक निकाल करके बैठ जाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यानी क्या है, भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर का आना भारत में मैनचेस्टर का आना भारत में मैनचेस्टर का आना। अब इसको बारे में समझिए। देखिए 19वीं सदी की शुरुआती में ही भारत, या 19वीं सदी शुरुआत
आप लोग अगर ये बताइए थोड़ा सा 19वीं सदी और 18वीं सदी की बात आप लोग जानते हैं? जैसे देखिए जब 1800 एक जैसा ही यानी 1800 जैसा ही आता है, 1800 से हम 1899 तक को क्या बोलेंगे? यह 19वीं सदी बोलेंगे। अब जैसा ही 1900 आ गया था हम 20वीं सदी में चल जाएंगे। जैसे अभी 2000 चल रहा था, हम लोग यानी 21 सेंचुरी में 21वीं सदी में जी रहे हैं ना। तो इस प्रकार जब बात कब की हो रही है? 19वीं सदी की बात हो रही है। 19वीं सदी में क्या होता है कि शुरुआत में भारत में कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। कपड़ा का जो निर्यात होता है उसमें क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। जब हम बात करते हैं 1811 से 12 में भारत में होने वाले निर्यात सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी। 1811, थोड़ा डेट में ध्यान देंगे। 1811 से भारत में जो यानी 1811 से 12 में जो निर्यात हो रहा था सूती कपड़ों की वो 33% थी। 33% क्या कर रहा था? यानी 33% या निर्यात कर रहा था, जो कि 1850 से 51 में या आते आते 3% हो जाती है। आप समझिए कि 1850 से 51 मात्र 3% हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि 33 से 3 हो जाता है? 11 गुना कम हो जाता है। 11 से 33 होता है, 11 गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होता है इसके पीछे समझिए। जब ब्रिटेन के निर्याताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। यानी क्या होता है कि जो कंपनियों क्या होता है ना, ब्रिटेन के निर्याताओं के दबाव के कारण जो ब्रिटेन में क्या करते थे? निर्यात करते थे, ब्रिटेन को निर्यात करते थे। उनके दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ के बनने वाले ही कपड़े आए। जैसे जो ब्रिटेन के ही लोग थे तो सरकार पर दबाव बनाते हैं और बोलते हैं कि जो बाहर से जितने भी कपड़े आ रहे हैं तो उस पर क्या लगा दे? आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, जिस पे सीमा शुल्क लिया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी में बेसिकली क्या लिया जाता है? तो टैक्स लिया जाता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत के बाज़ारों में बेचे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस पर भी यह दबाव बनाया जाता है कि जो ब्रिटेन में जो कपड़े बन रहे हैं या ब्रिटेन के जो सामान है उसको आप लेकर के भारत में बेचिए। और क्या होता है इसमें सफल भी हो जाता है, क्योंकि जो मशीनों में बनते थे, जो ब्रिटेन में कहाँ पर मशीनों में बनते थे, और मशीनों वाले जो कपड़े थे भारत में आने के बाद उसका मूल्य एकदम पूरा कम हो जाता है, मतलब सस्ते दामों मिलते थे। और जो भारत के कपड़े यानी बुनकरों के द्वारा यह जो उतने सस्ते दामों में बेचना मुश्किल था, यानी वह उसमें नहीं पोसाई, उन लोगों को नहीं पड़ता। समझे? इसके बाद क्या आता है? 18वीं सदी के अंत तक, यानी जब बात हो रही है कि 18वीं सदी, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े 1850 से 1851 के बीच कितना 30% हो जाता है। लेकिन 1800 जब 18वीं सदी 19वीं सदी का जब अंत होते रहता है, 18वीं सदी के अंत तक भारत में जो सूती कपड़ों का आयात तो जो था, आयात ना के बराबर था। यानी जो 18वीं सदी में जब सूती कपड़ों का आयात हम देखेंगे तो वह ना के बराबर था। लेकिन 1850 आते आते कुल जैसे जब ब्रिटेन का जो आयात था यानी भारत में ना के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते जो इसका आयात था 31% के हिसाब से सूती कपड़ा था। यानी आयात में 31% का क्या था? हिस्सा था। अब हम बात करेंगे 1870 के दशक, यह हिस्सेदार बढ़कर 50% से ऊपर हो जाता है। जब हम देखेंगे कि 1870 की बात आती है तो वह जो है 50% से बढ़कर ऊपर आ जाता है। अब हम देखें मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों में क्या क्या समस्याएं आई। जब मैनचेस्टर आया, जब मशीनीकरण हुआ, मशीन आए, तो भारतीय बुनकरों में क्या क्या असर पड़ा। तो 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म हुआ। यानी जब 19वीं सदी के अंत तक क्या होता है कि वहाँ के बुनकरों में नई समस्याएं जन्म होती है। और कौन कौन सी समस्याएं होती है उसके बारे में देखिए थोड़ा सा।
एंड जो ढह जाना, देखिए देखिए जब जैसे ही जो मैनचेस्टर का आगमन होता है कहाँ पर, भारत में, तो ये सभी जो मजदूरों के जो बुनकर थे, भारतीय बुनकरों के सामने ये समस्याएं आ गई। पहला क्या, तो नियतित बाजार ढह जाना, जो उसका बाजार था, यानी पहले जिस प्रकार से वो बेचा करते थे उस, और जिस प्रकार से उसका मतलब रोजगार था, वेतन, उसका जो पैसा मिलता था, वो प्रकार का क्या हो जाना, ढह जाना, यानी स्थानीय बाजार का संकुचन हो जाना। जब ब्रिटेन से बनकर कपड़े भारत में आए तो यहाँ के जो बुनकर थे उनको पुसाई नहीं पड़ा था, क्योंकि जो ब्रिटेन वाले कपड़े मशीनों में बनाया जाता था और मशीन वाले कपड़े थोड़ा सस्ते दामों में यहाँ पर बिकते थे और बुनकरों को उतना में पुसाई नहीं पड़ता था। अच्छी कपास ना मिल पाना, अच्छे कपास भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो जब देखते हैं जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो अधिकतर लोग क्या करने लगते हैं कि बुनकर मतलब क्या करने लगते हैं कि कपड़ा बीनने लगते हैं और ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर हो जाना है। उन लोग का मतलब मजबूर हो जाते थे ऊंची कीमत पर कपास खरीदना, मजबूरी बन गई थी उन्हें ऊंची कीमत पर कपास को खरीदने के लिए। अब हम देखेंगे 19वीं सदी के अंत तक भारतीय फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादन जो था, उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीन उत्पादन की जो मशीनी उत्पादन में बढ़ आई। जो भारतीय बाजार थे उसमें मशीनी जो उत्पादन थी, मशीनों के द्वारा उत्पादन होता था, उसमें बढ़ोतरी आई। अब हम फैक्ट्रियों के आना, यानी जब फैक्ट्री भारत में आते हैं तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। फैक्ट्रियों का आना यानी जब यहाँ पे क्या होता है, ये सभी कारण यहाँ के बुनकरों में समस्याएं आ गई थी, उसके बारे में हम लोग देखें। अब देखेंगे फैक्ट्रियों के आने के बाद क्या क्या समस्या होता है। यानी जब भारत में फैक्ट्री आते हैं, यानी भारत में कारखानों की शुरुआत होती है, तो उसके बाद क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल यानी 1854 में आया था। बम्बई में जो पहला जो सूती कपड़ा उद्योग है 1854 में आया। 1854 में बना तो उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया। जो उत्पादन हो रहे थे वो उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू होता है और 1862 तक जो मिल चालू हो जाते हैं। सॉरी, जो 1862 की बात जब आती है, 1862 में क्या होता है, 4 मिल चालू हो जाते हैं। जो सूती कपड़ा बनाने वाली थी वो 4 मिल चालू हो जाते हैं। कब? 1862 में। उसी दौरान में जूट मिल भी खुल गए। बंगाल में जूट की खेती होती थी और उसी दौरान क्या होता है, जूट के भी मिल खुल जाते हैं। कानपुर में 1860 के दशक में एग्लिन मिल की शुरुआत होती है, यानी शुरुआत हुई। जो एग्लिन मिल थी उसकी शुरुआत होती है कब, कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में कब होती है शुरुआत? एग्लिन मिल की शुरुआत कब होती है? कानपुर में 1862 में होती है। एग्लिन मिल की शुरुआत कहाँ पर होती है? कानपुर में। अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हो गया। अहमदाबाद में भी क्या होता है कि इसी दौरान वहाँ पर भी सूती कपड़ा उद्योग क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पन्न
शुरू यानी उत्पादन शुरू हो गया था। मद्रास के पहले सूती मिल यानी मद्रास में जब पहले सूती मिल जब डाली गई थी तो वहाँ पर जो उत्पादन होता है वह 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। अब जो प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन लोग थे, यानी भारत के लोग भी उसमें प्रारंभिक उद्यमी थे। यानी जो ये सभी कंपनियां लगाने वाले थे ये भारत के ही लोग हुआ करते, यानी ये सभी जो चीन के साथ व्यापारी में शामिल थे। जो उद्योगपति जो लगाए थे यहाँ पर मिलिए भारत के ही लोग थे, और जब चीन से व्यापार हो रहा था तो उस समय इसमें भी वो लोग क्या थे, शामिल थे। उदाहरण के लिए जब बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर एक जब बंगाल उदाहरण के जब लेते हैं कि कैसे व्यापार हुआ करता था चीन के साथ, उसमें एक नाम निकल करके आता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें जमशेदजी टाटा का भी नाम आता है और से द्वारका नाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। इन्होंने संयुक्त 6 उद्योग कंपनियां लगाई। जो उद्यम कंपनियां यानी संयुक्त रूप से ये कितनी कंपनियां लगाई, 6 कंपनियां लगाई। कौन? तो द्वारका नाथ टैगोर, इन्होंने 6 कंपनियां लगाई। और बम्बई में क्या होता है, बम्बई में क्या लिखे, बम्बई में क्या होता है, बम्बई में डिंसो, पेटिट और जे.एन. टाटा, जमशेदजी टाटा, जे.एन. टाटा भी क्या करते हैं, चालू करते हैं। कहाँ पर? बम्बई में। और सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई थी। कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने लगाई थी? तो नाम क्या है? सेठ हुकुमचंद। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जी.टी. बिरला ने भी यही किया। जी.टी. बिरला के आप लोग नाम सुने होंगे, और जितने भी यानी उनके जो वंशज थे, यानी पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, ये लोगों का भी व्यापार हुआ करता था। कहाँ से? तो चीन से इन सब का व्यापार चल रहा था, और उस समय भी ये लोग अच्छी स्थिति में थे। अब मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा यानी मद्रास के कुछ ऐसे सौदागर थे जिनका व्यापार वर्मा से भी होता था। सब तो चीन में करेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वर्मा या पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका में भी व्यापार हुआ करता था। अफ्रीका जो दे रहे हैं उसका जो पूर्व अफ्रीका में भी इसका क्या होता था, व्यापार हो रहा था। सब तो लोग चीन से व्यापार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जनसंख्या एक जगह से व्यापार कैसे करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या बटे हुए थे। और कुछ वाणिज्य समूह जो भारत के भीतर भी व्यापार करते थे, यानी कुछ ऐसे वाणिज्य समूह थे वो जो भारत के भीतर भी क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। जब भारत के व्यवसाय पर अंग्रेजों का ऐसा शिकंजा था कि उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं दिए। जो पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्से पर यूरोप के एजेंसियों की पकड़ हुआ करती थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले जो भारतीय उद्योग यानी भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्सों पर क्या होता है, यूरोपीय एजेंसियों का पकड़ बन जाता है। अब मजदूर यहाँ पर यानी भारतीय यूरोपीय कंपनियों का जब यहाँ पे पकड़ बनता है, तब देखते हैं कि जब कोई मिल लगा तो उसमें लोग काम करेंगे। जब मिल लगेगा तो काम करेंगे, यानी मजदूरों की आवश्यकता है, और जब मजदूर की आवश्यकता है तो मजदूर का डिमांड भी पूरा होगा। तो समझेंगे कि मजदूर कहाँ से आए, यानी इन जो लोग, ये जो कंपनियाँ थी या ये जो कारखाने थे, उनमें काम करने वाले मजदूर कहाँ से आए थे। तो ज़्यादातर मजदूर आसपास के ज़िलों से ही आते थे। जो ज़्यादातर मजदूर होंगे वो आसपास के ज़िलों से ही आते थे, क्योंकि अधिकतम वे किसान तथा कारीगर जिन्हें गांव में काम भी नहीं मिलता था, यानी वे लोग थे जो अधिकतम किसान लोग होते थे। और वैसे जो भी लोग थे जिनको अधिकतर काम नहीं मिलता था, वो लोग कारखानों में काम करने चले आते थे। और जब वहाँ से छुट्टी होती यार कोई ऐसे त्यौहार होते थे या फसल कटाई के दिनों में, वहाँ से वो इसलिए चले जाते थे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिए तो बम्बई में सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर पास के ही जो रत्नागिरी जिले थे उसी से आए थे। जो बम्बई के हम एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें काम करने यानी सूती उद्योग में काम करने वाले लोग ऐसे लोग थे जो ज़्यादातर उसी जिले से आए थे, रत्नागर जिलों से आए थे। अब जब बात आती है 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा, एक बार देख लेते हैं कि जो 19वीं सदी था, 19वीं सदी में भारतीय मजदूर की क्या दशा थी। 19वीं सदी में भारतीय मजदूर फैक्ट्री में काम करने वाले 5,84,000 थे मजदूर काम करते थे, जबकि 1946 में यानी 1901 में देखेंगे तो 1901 में लोग जो थे काम करने वाली 5,04,000
84,000 लोग काम करते थे 1901 में कारखानों में, लेकिन जैसा ही 1946 आता है उसमें 24,36,000 लोग काम करते हैं। 1946 की बात आती है, मात्र जो 45 वर्ष में देखेंगे जिसकी संख्या कितना बढ़ जाती है, वो 24,36,000 हो जाता है। यानी इतने लोग काम मतलब यानी जो संख्या बढ़कर इतना हो चुका था, 24,36,000 हो चुका था। और ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पे रखे जाते थे। अस्थायी यानी उन पर अस्थायी नहीं था, उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, कभी भी किसी को ला लिया जाता था। यानी ऐसे मजदूर, ज़्यादातर मजदूर क्या थे, अस्थायी थे। फसलों की कटाई के समय वो गांव लौट जाते थे, और जो नौकरी यानी उस समय भी नौकरी मिलना कठिन था, क्योंकि लोग क्या रहेंगे ना, अगर ज़्यादा बेरोजगार रहेंगे तो नौकरी की मिलना कठिन रहेगा। और जो जॉबर मजदूरों की ज़िंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। यानी जॉबर जो लोग थे, अब जॉबर की जब सब बात आती है तो जॉबर कौन थे उसके बारे में समझिए। यानी जॉबर वो लोग करते थे, जैसे पहले ही मान के चले कोई अस्थाई है, अस्थाई मजदूर हुआ करता था, वो बाद में क्या करता है कि अपने गांव से ज़्यादातर मजदूरों को वहाँ भेज देता था काम करने के लिए, और उसी को क्या कहते हैं, जॉबर कहते हैं। बाद में पूरा नियंत्रण इसी का हो गया था, क्योंकि क्या करता ना कि कभी पैसा काट लेता था, तो कभी अगर उन्हें काम पड़ गया तो उन्हें कर्ज देता था, यानी उधार दे देता था। तो इस तरह से पूरा नियंत्रण इसी का हो गया था। आप देखेंगे कि और यानी उद्योग विकास का अनुठापन क्या होता है उसके बारे में समझिए। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। औद्योगिक विकास का अनुष्ठान। अनुठान, अनुठापन क्या है अनुठापन? अब हम लोग समझते हैं कि औद्योगिक विकास कैसे हुआ, उसका अनुठापन क्या था उसके बारे में समझिए। देखिए, जब भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय यानी प्राधिकारीय एजेंसी, यानी जो भारतीय उत्पादन था, यानी भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले जो यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी कुछ खास तरह से उत्पादन में दिलचस्पी थे। खास तौर पर हम चीज़ों के में जो निर्यात की जाते थे, जैसे भारत में बेचने के लिए, जैसे चाय, यानी भारत में बेचने के लिए चाय और नील जूट खनन उत्पादन हो रहा था। भारतीय व्यवसायियों ने वे उद्योग लगाए 19वीं सदी के आखिर में। भारतीय जो व्यवसायी लोग थे, वो जो 19वीं सदी के आखिर में क्या लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं जो मैनचेस्टर उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। जो मैनचेस्टर उत्पादन हो रहा था उसे क्या करते, प्रतिस्पर्धा, यानी उससे कंपटीशन नहीं करते थे। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं तो धागा जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन किया। यानी ऐसे उत्पादन करने के लिए मजबूर किया जाता था जो उसको आप आयात ही नहीं कर सकते, उसे कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकते हैं। आप जैसे बताइए कि धागा कौन खरीदेगा भाई? कपड़ा मिल रहा है, आप सपोज दैट आपको देते हैं, हम कपास अगर देते हैं तो आप खरीदिएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसे काम करने के लिए देते हैं जो यूरोपीय एजेंसियां थी कि जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन इसको कौन खरीदेगा? जो उद्योग, यानी जो वो कंपनियां हैं वो खरीद लेगी, क्योंकि और सस्ते दामों में खरीदेगी, क्योंकि इसका कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, तो सस्ते दाम में पे वो कंपनी खरीदेगी और इजीली उसे मुनाफा कमाएगी। अब जब बात आती है 20वीं सदी के पहले दशक में, भारत औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। यानी जो भारतीय औद्योगिकरण का जो ढर्रा था वो बदल गया, यानी जो उनका जो एक माइंडसेट था वो क्या होता है, बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। जो स्वदेशी यानी अपने देश में जो आंदोलन होता है, यानी स्वदेशी,
उसमें क्या होता है कि जो विदेशी वस्तुएं उसको बहिष्कार करने लगते हैं, यानी बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ। फिर से कपड़ा उद्योग, यानी जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय फट रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और यानी जोर शोर से क्या होता है, विदेशी जो कंपनियां थी यानी उन विदेशी सम्मानों का क्या होता है, सम्मान जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर से जो भारतीय कंपनियां हैं वो अपना कपड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता है। फिर क्या होता है कि भारतीय कपड़ा महंगा होने के कारण उन्हें फिर से यानी ये जो ब्रिटेन यानी यूरोपीय जो कपड़े थे उन्हें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे चलकर चीन और धागे का यानी चीन को धागे का निर्यात घट गया। यानी चीन का जो निर्यात करता था, यानी चीन जो धागा का निर्यात करता था उसका घट गया। इस वजह से भी धागा उत्पादन कपड़ा यानी उत्पादक कपड़ा बनाने लगे। जैसे जो धागा का निर्यात हो रहा था चीन में, वहाँ क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस वजह से क्या होता है, जो उत्पादक थे कपड़ा बनाने लगे। अब 1900 से 1912 के बीच में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। 1900 से 12 यानी 1912 से के बीच 1900 से 1912 के बीच क्या होता है कि जो सूती कपड़े का जो उत्पादन होता है वह दुगना हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत में औद्योगिकरण उत्पादन तेजी से बढ़ा। जब हम देख रहे थे, पीछे पढ़े थे कि जापान और भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो औद्योगिकरण यहाँ तेजी से होता है और जापान दूसरे युद्ध में कूद भी जाता है, इतना वो ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो यानी पहले जैसा ब्रिटेन को यहाँ पे कंट्रोल यानी सत्ता स्थापित करना मुश्किल होने लगा। नई फैक्ट्रियाँ की स्थापना हो गई, क्योंकि ब्रिटिश जो मिले युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त हो गए थे। जो ब्रिटिश मिल में जो लोग काम करते थे युद्ध के उत्पादन में क्या हो जाते हैं, यानी युद्ध के दौरान वो क्या हो जाते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। अब लघु उद्योगों की बहुलता यानी लघु यानी बड़े उद्योगों की बहुलता कैसे, यानी बड़े बड़े उद्योग कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और यह चैप्टर एक और टॉपिक है, इस 2 और टॉपिक है, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हम थोड़ा लंबा क्लास ले लेते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं लघु उद्योग की बहुलता। लघु उद्योग की बहुलतायत या बहुलता यानी बहुलतायत कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उद्योग में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योग का शेयर बहुत कम था। जब उद्योग में वृद्धि होती है उसके बावजूद भी जो बड़े व्यापार होते हैं यानी बड़े उद्योग जो होते हैं उनमें शेयर बहुत कम था। लगभग 67% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई में थे। यानी जो 67% जो बड़े उद्योग थे वो बंगाल और कहाँ थे, बम्बई में ये लोग यानी इन लोग का उद्योग था। देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योग यानी बोलबाला था। देश के बाकी हिस्सों में भी लघु उद्योग का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों को काम करता था। यानी कामगारों का एक बहुत छोटा जो हिस्सा हुआ करता था वो रजिस्टर्ड कंपनियों पर काम करता था। 1911 में यह जो शेयर है 5% था और 1931 में 10% हो जाता है। यानी जो छोटे कंपनियों जो क्या बोलते हैं इसको कि जो रजिस्टर्ड कंपनियों का जो शेयर था 1911 में मात्र 5% था, जो कि 1910 में क्या हो जाता, सॉरी 1931 की बात आती है। 1931 में यह 10% यानी सीधे दुगना हो जाता है। अब बात आती है 20वीं सदी में 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पादन यानी जो हाथ से उत्पादन किया जाता था उसका इजाफा हुआ। जो हथकरघा उद्योग में जो लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और बुनकरों ने अपने करघों में लगाई जो शटल का इस्तेमाल शुरू किया गया। जब ये धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजी आया है तो नई टेक्नोलॉजी का बुनकरों भी क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। और जैसे भी 1941 आते आते भारत के 35% से अधिक हथकरों में जो हाथ घरों में यानी हाथ में जो हाथ से घरों में बनाते थे उनमें फ्लाई शटल लग चुका था। 1900 कब की बात होती है, 1941 की बात होती है। अब जो
रावणकोट यानी त्रावणकोट और त्रावणकोट, मद्रास, मैसूर, कोची और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में 70 से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। त्रावणकोट, मद्रास, बंगाल और 70 से 80% क्या होते हैं कि फ्लाई शटल लग चुके होते हैं। अब फ्लाई शटल क्या होता है उसके बारे में समझिए। रस्सी और पुतलियों के जरिए चलाए जाने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सिलाई होता है ना, जो सिलाई हम लोग करते हैं, कपड़ा मशीन आप तो देखें, जो सिलाई टेलर वगैरह करते हैं, तो कपड़ा क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन उसे जोड़ करके अगर हाथ से सियते रहेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वो कम समय में ही क्या करते हैं, सी देते हैं। तो इस प्रकार से बम्बई त्रावणकोट बंगाल में वह क्या हो जाता है 70 से 80% फ्लाई शटल लग चुके थे। और जो इसके अलावा कई ऐसे सुधार किए गए। अब वस्तुओं के लिए बाजार, जब देखिए जब वस्तु रहेगा तो उसके लिए बाजार भी चाहिए। वो वस्तु जब बन रही है तो उसको किस बाजार में बेचा जाएगा, तो उसके बारे में समझिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। वस्तुओं के लिए बाजार। ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादन कई तरीके से जो अपनाते हैं। ग्राहक को कैसे जो अट्रैक्ट किया जाए, आकर्षित कैसे किया जाए, तो जो बुनकर यानी जो उत्पादक थे कई ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे क्या होता है, जैसे आप नहीं देखते अभी फाटल जींस लोग फाड़ दे रहा है यहाँ पर, जैसे क्या हो रहा है, जो कई छपरी लोग ऐसे हैं जो उनको अट्रैक्ट होते हैं उस जींस से और उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो ऐसे कई जो यानी ग्राहकों को रिझाने के लिए जो उत्पादक थे कई तरीके अपनाते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका होता है। जैसे आप देखे हैं टीवी भी देखते रहिएगा, ये मोबाइल में भी एड्स आते रहता है, वो ग्राहकों के बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए विज्ञापन आता है और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अब मैनचेस्टर से जो उत्पादक अपने लेवल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। जब देखिए जब मैनचेस्टर यानी उद्योग लगा तो जिनका जितना कैपेसिटी है वो अपना कैपेसिटी ज़रूरत के हिसाब से दिखाते हैं। जैसे मेड इन मैनचेस्टर का लेवल जो क्वालिटी जो था, मेड इन मैनचेस्टर का क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। यानी जो उस समय में बोल सकते हैं कि मेड इन मैनचेस्टर जो था इसका बहुत अच्छा क्वालिटी हुआ करता था। इन लेवल पर सुंदर चित्र होते थे। इन चित्रों को अक्सर भारतीय देवी देवताओं का तस्वीर होते थे। यानी जो मेड इन मैनचेस्टर में जो एक ब्रांड बन गया था उसमें अच्छे अच्छे चित्र बने होते थे और वो चित्र थे भारत के देवी देवताओं का चित्र हुआ करता था। स्थानीय लोगों को जो तृप्त बनाने का यह एक अच्छा तरीका है। यानी स्थानीय जो लोग हैं ना, अभी भी आप देखिएगा तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि वो सब ऐसी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे लोग खरीदते भी थे। यानी उसे लोग क्या होते हैं, इजीली खरीदते भी हैं। अब जैसे ही बात आता है 19वीं सदी में उत्तरार्ध तक उत्पादों के अपने उत्पादनों का मशहूर बनने के लिए कैलेंडर बांटने की शुरू किए गए। यानी किसी अखबार या पत्रिका की तुलना में एक कैलेंडर की जो सेल्फ लाइफ लंबी होती थी। अब देखिए क्या होता है, विज्ञापन के लिए कैलेंडर भी बांटने जाने लगे। जो अब आप समझिए कि आप पेपर में निकाल दिए, अब पेपर एक दिन 2 दिन सपोज दैट 1 महीना रखेगा, लेकिन जो कैलेंडर है कैलेंडर में 12 मंथ होता है यानी 12 महीना होता है। तो ये 12 यानी कंप्लीटली 1 साल तक इन्होंने कैलेंडर को अपने घर में रखेगा। अभी भी आप देखिएगा कोई ऐसे जो लोग होते हैं वो कैलेंडर से प्रचार करते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो कैलेंडर देते हैं, यानी प्रचार करने के लिए कैलेंडर का उपयोग करते हैं। और इसलिए जो कैलेंडर लगाते हैं वो घर में हम लोग लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं। तो कैलेंडर सेल्फ जो इसका जो लाइफ था वो लंबी लाइफ हुआ करता था। यह पूरे साल ब्रांड जो रिमाइंडर का काम करता है। जो ब्रांड का एक रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर से पल पल में याद दिलाना, जो रिमाइंडर की तरह ये जो कैलेंडर काम करता था। अब भारत के उत्पादक अपने विज्ञानों को अक्सर राष्ट्रवादी जो भारत के उत्पादक थे अपने विज्ञानों को अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों से प्रमुखता देते थे ताकि अपने ग्राहकों को सीधे तौर पर वह जोड़ सके।
जैसे राष्ट्रवादी शब्द का उन्होंने कैलेंडर जब विज्ञापन करते थे और विज्ञापन कैलेंडर निकालते थे या विज्ञापन करते थे, तो राष्ट्रवादी शब्द यानी राष्ट्र की ऐसी राष्ट्रवाद की भावना उसमें डालते थे, और वो समय सही भी था, राष्ट्रवाद की भावना भी डालना सही था। और जिससे लोग क्या करते हैं कि अपने राष्ट्र वाले कपड़े को ही क्या करते, खरीदते थे, और अपने जो भारत के बने यानी भारत के लोगों द्वारा बनाए गए यानी भारत के जो उद्योगी है यानी उद्योगपति थे उनके द्वारा बनाए गए, उनके मिलों में बनाए गए कपड़ों को ही लोग खरीदते थे, और उससे राष्ट्र की भावना भी क्या होती है, विकसित होती है। लेकिन अभी क्या है, अभी के लोग तो क्या क्या छोटे कपड़े ये वे पूरे संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप देखिए क्या होगा, इस तरह से सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।